मेरा नाम महात्मा गांधी है और मैं आज आपको अपने बारे में बताऊंगा मेरी खुद की लिखी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और तो और बताऊंगा निर्बल के बलराम का सही अर्थ क्या होता है, सच्चाई, अहिंसा, सत्य का मार्ग कैसा होता है और आज की युवा पीढ़ी मुझसे इतना नफरत क्यों करती है। सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पूरी देखेंगे। दोस्त, मैंने अपने जीवन में हमेशा भगवान राम का रास्ता अपनाया है और मैं आज भगवान राम के बदौलत ही मैंने त्याग करा, परित्याग करा और तो और महीनों तक व्रत और सत्याग्रह करा, जिससे कि मैं लोगों को सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाऊं और सही रास्ते से अपना हक लेना सिखा सकूं। दोस्तों, मानव समाज और पशु समाज में एक चीज हमेशा कॉमन रहती है, वो ये कि जो शक्तिशाली होगा वो राज करेगा। और सही भी है, जो चाहे जंगल के राजा मगर शेर हों, पानी के राजा मगरमच्छ हों या इंसानों के किसी भी क्षेत्र के किसी भी भूमि के राजा हों, वो इसी तरह से राज करते हैं, चाहे वो बौद्धिक ज्ञान का थोड़ा सा कोलैबोरेशन रहता है। बट आज बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा दुर्बल थे और बचपन में उनको बच्चे परेशान करते थे, बहुत ही शाई नेचर के थे और कोवर्डाइज तो बहुत ज़्यादा थे। और अगर बच्चे उनको मारते थे तो वो पलट के मार भी नहीं पाते थे, कभी मार देते थे तो 10 उनको मिल जाते थे। तो आज महात्मा गांधी की बात हो रही है, जिन्होंने अपनी कमी को अपनी ताकत नहीं बनाया, ये तो नॉर्मल लोग करते हैं। उन्होंने अपनी कमी को स्पिरिचुअल नजरिया दे दिया, एक धार्मिक नजरिया दे दिया, एक फिलॉसफी ऐसी जन्मी जिसको गांधीज्म कहा जाता है, जिसने उन्हें 20वीं सदी का सबसे महान व्यक्ति बना दिया। तो स्वागत करता हूं मैं हार्दिक गुप्ता एक्सपेंडिंग वर्ल्ड पर। बिना वक्त जाया करे गांधी जी के बारे में जानेंगे और गांधी जी के खिलाफ जितने भी विचार हैं उनका भी हम खंडन करेंगे और गांधी जी में क्या कमियां थी वो भी हम बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को हमने 4 पॉइंट्स में बांटने की कोशिश करी है। पहला ये कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इनकी खुद की लिखी ऑटोबायोग्राफी, सत्य के साथ अनुभव कराएंगे। दूसरा, असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस क्यों ले लिया, चौरी चौरा वाली घटना हुई, ये सभी लोग जानते हैं, बट उसके पीछे क्या कारण थे, आइडियोलॉजी क्या थी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों कारण बताएंगे। और इसके बाद हम गांधी जी का चरखा सिद्धांत बताएंगे, उसके पीछे क्या कारण थे वो भी बताएंगे और गांधीज्म की फिलॉसफी को बताएंगे, असल में गांधीज्म क्या कहता है। ठीक है, तो बिना वक्त जाया करें वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, गांधी जी की खुद की लिखी ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, एक फैक्ट है, गांधी जी ने अपने 40 साल की स्ट्रगल की जर्नी में उन्होंने करीब 10 मिलियन वर्ड्स लिख दिए थे। पर डे के हिसाब से 700 वर्ड पर डे वो लिखते थे और उनको लिखने का बहुत शौक था। वो हर टॉपिक पे लिखते थे, चाइल्ड लेबर पे लिखते थे, चाइल्ड मैरिज पर लिखते थे, यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, कई सारी चीज़ों पर लिखते रहते थे। तो गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में अपनी 4-5 घटनाओं के बारे में, बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में बताया है, तो वो हम बताते हैं। बात है इनकी, जब ये 13 साल के थे, स्कूलिंग का टाइम था, तो ये स्कूल से घर, घर से स्कूल, बिल्कुल शाई नेचर के थे, कोवर्डाइज थे, डरपोक थे। पर इनके एक दोस्त होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुके होते हैं। अब गांधी जी उसको सुधारने जाते हैं क्योंकि वो मांस खाने लग जाता है और वो शराब पीता था। तो गांधी जी जब उसको सुधारने लग जाते हैं तो वो खुद भी बिगड़ जाते हैं, मांस खाने लग जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं और तो और दोस्तों सुट्टा मारने लग जाते हैं, सुसाइड करने चले जाते हैं। बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, एक टीनेजर बच्चे की ज़्यादा समझ तो होती नहीं है, वो ऐसे ऐसे काम करने लग जाते हैं। अब जब वो सुसाइड कर रहे होते हैं, धतूरा खा के सुसाइड कर रहे होते हैं, तो जब वो सुसाइड कर रहे होते हैं, मंदिर से एक आवाज़ आती है, निर्बल के बलराम। तो निर्बल के बलराम जब ये शब्द सुनते हैं, उनके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है और जब इसका वर्ड समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं, मतलब कि जिसका कोई नहीं, जो बहुत दुर्बल है, उसके बल कौन है, श्री राम। ठीक है, तो ये तो थी इनकी पहली घटना जिससे ये कुछ सीखे, नया सीखे। अब बात करते हैं जब ये इंग्लैंड से रिटर्न आए थे, अपनी पढ़ाई वकालत की करके ख़त्म करके 1893 में आए। तो इनके एक दोस्त थे नारायण हेमचंद्र, बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, कोई वेल्दी फैमिली से थे नहीं, गांधी जी थोड़ा अच्छी खासी फैमिली थे। तो नारायण हेमचंद्र को इंग्लिश की बुकें, इंग्लिश सीखने का बहुत शौक था, तो वो इंग्लिश सिखाते थे गांधी जी इनको और वो बुकों को ट्रांसलेट करते थे नारायण हेमचंद्र। तो वो अब हिंदी की बुकों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लग गए थे, जिससे कि उनके विचार फैल सके काफ़ी तेज़ी से। नारायण हेमचंद गांधी जी से कहते हैं कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है। गांधी जी कहते हैं जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर गांधी जी कहते हैं आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, आप तो इतने अमीर भी नहीं हैं कि वेल्दी फैमिली से हो। तो उन्होंने कहा पैसे वैसे की ज़रूरत तुम्हें पड़ती होगी, हमें नहीं, हमें तो बस पैसों की ज़रूरत सिर्फ उतनी पड़ती है कि अपने शरीर को ढक लें और 4 रोटी मिल जाए दिन की, बस।
तो गांधी जी जब इतनी बात सुनते हैं तो उनको पता चलता है कि ज्ञान की भूख इंसान को किसी भी तरह की किसी भी हद को पार करवाने के लिए आगे ले जा सकती है। तो गांधी जी को बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है यहाँ से। गांधी जी की एक खासियत हमेशा रहती है दोस्तों कि वो हमेशा कोई भी चीज़ अपने पर ट्राई करते हैं तभी लोगों को करते हैं। सत्य का मार्ग उन्होंने कैसे अपनाया, आइए एक श्लोक है, बहुत ही क्रांतिकारी श्लोक है, वो सुनते हैं। अष्टवक्र गीता के अध्याय 1 का दूसरा श्लोक सुनते हैं। मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान विश्वत्यजा, मुक्तिमिच्छसि चेतास विषयान विश्वत्यजा, क्षमा जर्व दया तो सत्यम पीयूषवद भजा। मुक्तिमिच्छसि, मुक्ति की इच्छा रखने वाले चेतात पुरुष को, मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष को विषय को विष की तरह त्याग देना चाहिए। विषय क्या होता है? जैसे कि जितनी भी चीजें जिनके आप अधीन रहते हैं उनको छोड़ दीजिए। इसका कहने का मतलब है कोई चीज है तो भी खुश रहिए, नहीं है तो भी खुश रहिए। तो खुश रहना ज्यादा जरूरी है। अब आगे हमारी 5 लर्निंग दे रहे हैं। क्षमा, आजर्व, दया, संतोष और 5वां सत्य। क्षमा, क्षमा आप उसी को करेंगे जब आपके अंदर बदले की भावना नहीं होगी। ठीक है। दया, दया आप तभी करेंगे सामने वाले पर जब आपके अंदर स्व का भाव होगा, एक यूनिवर्सल फ्रेंडलीनेस का भाव होगा। जब आप सभी को अपना मानेंगे, अपने परिवार की तरह ट्रीट करेंगे सभी से, तो आप उस पर दया करना सीख जाएंगे। इसके बाद आजर्व, आजर्व मतलब सरलता लाइए अपने जीवन में। ओवर एटीट्यूड वाले लोगों पर ना बनिए, जैसे हैं वैसे रहिए। देन इसी के बाद आता है संतोष। संतोष रखना बहुत ही बड़ी चीज़ है। ये एक पेशेंस रखने से हमें बहुत सारी चीज़ें हासिल हो जाती हैं। और आखिरी सत्य। सत्य को किस तरह से अपनाना चाहिए? 4 मार्ग बताए गए हैं। सत्य को श्रवण करके, सत्य को विचार करके, सत्य को सुन करके, सत्य को लिख करके और सत्य को बोल करके। तो दोस्तों कुछ इस तरह से सत्य को अपनाया जाता है। ये हमारे धर्म ग्रंथों में भी पुष्ट होता है और इसी तरह से आप परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों, जब ये साउथ अफ्रीका में थे, ये वाली घटना लगभग सभी लोग जानते होंगे। इनके भाई के दोस्त होते हैं, वो बुलाते हैं अब्दुल्ला सेठ नाम के। उनका फार्म का इशू हो गया होता है। दरअसल क्या होता है ना, अब पहले तो साउथ अफ्रीका में लोगों को भर भर के, हिंदुस्तानियों को भर भर के ले जाया जाता था। अब धीरे धीरे वो मालिक बनने लग जाते हैं, मजदूर से मालिक बनने लग जाते हैं। क्यों? अब वो इस तरह की फसलें उगाने लग जाते हैं, आम के बागान उगाने लग जाते हैं। अंग्रेजों को उस बारे में नॉलेज होती नहीं है। अब वो जब उगाने लग जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी भी मार्केट में मांग बढ़ने लग जाती है और वो धीरे धीरे मांग बढ़ने लग जाती और मालिक बनने लग जाते हैं। अब नेटाल गवर्नमेंट होती है, वो अब देखती है कि इंडियंस इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं तो उन पे टैक्स लगाती है। 25 यूरो का टैक्स लगा देती है, एनुअल टैक्स, जो कि उन्हें सरकार को देना पड़ेगा। और ये केवल इंडियंस जो नए नए मालिक बन रहे थे ना, उनको देना था। तो अब इसको कम करवाने के लिए, इस टैक्स को कम करवाने के लिए गांधी जी को बुलाते हैं और केस लड़ते हैं। अब जब केस होता है, गांधी जी जब आ रहे होते हैं तो ट्रेन में वो फर्स्ट क्लास की कोच होती है उनकी, फर्स्ट क्लास की कोच में बैठे होते हैं। वहीं पर एक कुली आता है और गांधी जी को देखता है, ब्लैक पर्सन, वो भी फर्स्ट कोच में। क्योंकि देखिए पहले 3 तरह के लोग होते थे, वाइट स्किन, ब्राउन स्किन और ब्लैक स्किन के लोग होते थे। ब्लैक स्किन के लोगों को वाइट स्किन के लोगों के साथ बैठना बिल्कुल वर्जित था। तो अब गांधी जी जब बैठे होते हैं तो गांधी जी से कहता है कि आप जाइए सर, प्लीज़ आप 3rd कोच में बैठ जाइए। तो इतनी जब माफ़ी मांगता है, कहता है कि सर आप चले जाइए, यही बात सुनकर टीटी आ जाते हैं। अब जब टीटी आते हैं तो उनसे कहते हैं कि गांधी हु आर यू, पहले ये बोलते हैं कि हु आर यू, तो गांधी जी उन्हीं के भाषा में जवाब देते हैं MK गांधी, तो इंग्लैंड रिटर्न, ये मेरा लॉयर हूँ और इंग्लैंड से मैं पढ़ के आया हूँ। इंग्लैंड रिटर्न बोलने की उनकी आदत होती है। अब गांधी जी से कहते हैं कि टिकट दिखाइए। गांधी जी टिकट दिखाते हैं, फर्स्ट क्लास का टिकट। वो कहते हैं तुम्हें कैसे मिला? कहने मैंने खरीदा है। और कहें कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तो कहते हैं मैं सफ़र कर रहा हूँ। इतनी सब कुछ बातें हो रही होती है, अंग्रेज का तो मूड ऑफ हो जाता है और कहता है कि ब्लैक पर्सन, वो भी फर्स्ट कोच में। गांधी जी से कहता है आप जाइए और 3rd कोच में बैठ जाइए। गांधी जी कहते हैं मेरे पास टिकट है। उन्होंने कहा टिकट कुछ नहीं भैया, जाइए और बैठ जाइए। वो नहीं मानते, गांधी जी लड़ने पर आ जाते हैं और गांधी जी को 4 लोग आते हैं और बहुत ही तेज़ी से उनका हाथ मरोड़ कर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता है। दोस्तों इस इश्यू के बाद गांधी जी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उनको जो डर लगता है वो समझ जाते हैं कि वेलकम टू साउथ अफ्रीका। तो ये भी कुछ बड़े बड़े अनुभव हुए उनके सत्य के साथ। फिर अब बात आती है दोस्तों, एक और घटना होती है जब ये साबरमती आश्रम में होते हैं। साबरमती आश्रम में इनकी आदत होती है कि अपने पास पैसे नहीं रखते हैं। ये जो भी आते हैं उसको फंड में दान कर देते हैं, दूसरों को दे देते हैं, है ना। तो अब इनके आश्रम में पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं।
इतना अनाज होता है कि करीब 2 दिन तक ही चल सकता है। इसके बाद गांधी भी नहीं जानते थे कि आश्रम कैसे चलेगा, और आश्रम में तेज़ी से लोग भी बढ़ रहे थे, लोगों की संख्या भी बढ़ रही थी। तो गांधी जी ने इस प्रॉब्लम को किसी को नहीं बताया, पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, टेम्पर्ड हो गए थे, टेंशन में घूम रहे थे। तभी रात के वक्त इनका आश्रम में एक बच्चा होता है, खेल रहा होता है। एक गाड़ी आती है और वो उस बच्चे से एक आदमी बोलता है कि गांधी जी को बुलाइए। बच्चा दौड़ा दौड़ा जाता है, गांधी जी से कहता है, गांधी जी आपको कोई बुलाने आए हैं। गांधी जी जाते हैं और वही गाड़ी से एक 13,000 रुपये का एक नोट का हाथ निकलता है और वो रुपए दे के चले जाते हैं। अब गांधी जी को पता नहीं था वो कौन है, वो भी नहीं जानते थे। गांधी जी ने समझा और यहीं से उनको अनुभव हुआ कि हाँ, भगवान होते हैं और किसी न किसी रूप में हमारे मदद करने आ जाते हैं। दोस्तों, गांधी जी एक बात हमेशा बोलते थे कि देयर इज नो गॉड अदर देन ट्रुथ। तो सत्य से बड़े कोई भगवान नहीं, सत्य से बड़े कोई परमेश्वर नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया। असहयोग आंदोलन का पहले समझने से पहले कुछ आंकड़ों को समझ लेते हैं। पहले मिलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पर। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन मतलब कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वापस क्यों ले लिया। तो इसमें पहला कारण ये निकल के आता है कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जिसके चलते 22 पुलिसकर्मियों को पुलिस स्टेशन में जला दिया, और 12 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। मदन मोहन मालवीय ने इसके बाद बहुत बड़ा रोल निभाया एज अ वकील की तरह। उन्होंने करीब दोस्तों 151 लोगों को फांसी से लटकने से बचाया। दूसरी बात, 1900 लोगों को ही केवल फांसी हुई और 14 लोगों को आजीवन कारावास हुआ टिल डेथ, और 10 लोगों को केवल प्रिजन हुई 8 साल की। करीब ब्रिटिशर्स 50 से ज़्यादा लोगों को फांसी देने वाले थे और पूरे खुलेआम मारने वाले थे। अब रीज़न क्या थे गांधी जी के, क्यों उन्होंने वापस लिया। तो गांधी जी की आइडियोलॉजी जो थी ना, बिल्कुल अलग थी। अभी हम समझाएंगे आगे क्यों। और गांधी जी जो थे वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ थे, ये सभी लोग जानते हैं। और गांधी जी दिखाना चाहते थे ब्रिटिशर्स इंडियन से अलग हैं और इंडियन ब्रिटिशर्स से बहुत ज़्यादा अलग हैं। ये एक दीवार दिखाना चाहते थे आइडियोलॉजी की। और बैकअप प्लान कभी भी गांधी जी के पास कभी नहीं रहता था। स्ट्रेटजी इनकी हमेशा चेंज हो जाती थी, और तो और ये हमेशा हार मान जाते थे। अब देखिए, बात करते हैं इसके अप्रत्यक्ष कारण की। देखिए, कोई भी आंदोलन होता है उसके पीछे कोई कारण होते हैं, एक मुख्य विचारधारा होती है। गांधी जी ने यह आंदोलन आज़ादी के लिए नहीं चलाया था, अंग्रेजों की इकोनॉमी को डुबाने के लिए। उन्होंने कहा था अंग्रेज खुद में ही बर्बाद हो जाएंगे, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बट अब ये आंदोलन चलता है। बहुत लोग चौरी चौरा में जो घटना हुई थी उसे केवल 22 बोलते हैं, गांधी जी उसको 22 बोलते हैं। ठीक है, बोलने का तरीका बदल जाता है। वो 22 को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और बहुत लोग उसको कम मानते हैं। अब कोई भी आंदोलन होता है, आज के समय में कितने भी आंदोलन चलते हैं, एग्जाम्पल देखिए, पहले अपने विचार उनके एक रहते हैं, बट कुछ वक्त बाद जाके वो बदल जाते हैं। मतलब कि धीरे धीरे वो सामुदायिक रूप लेने लग जाते हैं, धार्मिक रूप लेने लग जाते हैं, और जैसे जैसे वो उग्र रूप लेने लग जाते हैं, हिंसात्मक रूप आंदोलन जब लेने लग जाते हैं, तो उनकी मांगे बढ़ने लग जाती हैं। हम यहाँ किसी टिकैत की बात नहीं कर रहे हैं, किसी समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज बात गांधी के आंदोलन की कर रहे हैं। तो जब यह आंदोलन धीरे धीरे आज़ादी का रूप लेने लग जाता है, हिंसात्मक रूप लेने लग जाता है, तो गांधी जी समझ जाते हैं कि अब ये आंदोलन अपने मुख्य विचार से हट चुका है और इसको रोक देना चाहिए। और बिल्कुल सही डिसीजन था, मेरा मानना 101% सही है। आप कमेंट बॉक्स में कर बताइए। देखिए, मेरी बात एक बात ध्यान से सुनिए, हिंसा एक अंतहीन दौड़ होती है, और हिंसा से आप सोचे कि हिंसा से अहिंसा की स्थापना कर देंगे तो बिल्कुल असंभव है। देखिए, असल में आप हिंसा से उन लोगों को तो हरा देंगे, ब्रिटिशर्स को तो हरा देंगे, असल में पर्सन हट जाएंगे, पर काम तो दोबारा वही चलेगा ना। कहने का मतलब है आइडियोलॉजी तो चेंज नहीं होगी, राज तो वही लोग करेंगे, मतलब कि अब हिंदुस्तानी राज करेंगे, बट कार्य वही हो रहा है। इसलिए आंदोलन को मुख्य विचारधारा से ना हटाना और आंदोलन में करप्शन ना आना, नई नई विचारों का ना बनना, इसीलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को रोक दिया था। दोस्तों, अगर आपने इतना सब कुछ जान लिया है तो रियल फ्रीडम, असल में आज़ादी क्या होती है, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, पहले तरह की आज़ादी होती है कि किसी के अधीन ना बनना या किसी के आधार पर न रहना, मतलब कि सेल्फ डिपेंड बनना, ये एक तरह ये होती है। एक बहुत लोग कहते हैं कि मुझे अकेले रहना है,
तो मतलब कहने का अगर उनको पहाड़ों पे खड़ा कर दिया जाए अकेले, अगर कोई नहीं है अगल बगल, तो आप अकेलापन महसूस करेंगे या आज़ाद महसूस करेंगे? तो अकेलापन और आज़ादी के बीच में एक और रास्ता निकल कर आता है, उसको बोलते हैं रियल फ्रीडम। देखिए, आज़ादी के लिए पागलपन की ज़रूरत होती है, और दूसरी चीज़, जिस तरह की आज़ादी हम चाहते हैं, पहली बात तो हम क्या उसे स्वीकार कर रहे हैं, अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहे हैं? तो इसलिए इस तरह की आज़ादी हर इंसान को चाहिए होती है। दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 में हम बताएंगे गांधी जी का चरखा सिद्धांत और गांधीज़म का प्रिंसिपल। बिना वक्त ज़ाया करे आप इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और जो मना है वो कर दें। और बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।